नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे पहले प्रश्न में हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। हमें इसमें कुल चार संख्याएं दी हुई है, जिसमें से तीन संख्याओं का मान हमको ज्ञात है। शुरू की दो संख्याओं के बीच में जो आपस में लॉजिक लगा हुआ है, वो लॉजिक स्टडी करके हमको अंत में आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 9 और उसके सामने दिया हुआ है 90। तो अगर 9 से 90 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? 9 से 90 लाने के लिए हमको एक संख्या ये काफ़ी छोटी और इसकी तुलना में संख्या काफ़ी बड़ी है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक लगाएंगे। तो 9 में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो हमें 90 मिल जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में अब दूसरा जो सेट है हमारे पास है 12 में अगर हम 10 का गुणा करें तो 120 आना चाहिए। ऑप्शन में 120 है क्या? 120 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। तो 9 से अगर 90 लाना हो तो हम कैसे ला सकते हैं? अब हम स्क्वायर वाली ट्रिक लगाते हैं। अगर 9 का हम वर्ग कर दें तो हमको क्या मिलता है? 9 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 81, और अगर उसमें हम फिर से 9 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 90। मतलब जो पहली संख्या है उसका वर्ग किया और उसमें फिर से वही संख्या जोड़ दी तो हमको दूसरी संख्या मिल जाती है। तो 81 धन 9 बराबर 90। इसी प्रकार देखते हैं दूसरी से, यहाँ पे जो दूसरा सेट है वो संख्या कौन सी है? यहाँ पे दिया हुआ है हमें 12। अगर हम 12 का वर्ग करें और उसमें फिर से 12 जोड़ दें तो हमें हमारे उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। तो 12 का वर्ग होता है 144 धन उसमें फिर से 12 जोड़ दिया तो कितना मिलता है? 156। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फाइंड द मिसिंग नंबर के पैटर्न पे आधारित है। इसमें हमें एक सीरीज में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनके बीच में जो लॉजिक है उसी के आधार पे हमको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। अब इन संख्याओं को अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि इनके बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब संख्याएं एकदम से काफ़ी बड़ी या एकदम से काफ़ी छोटी नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से ही हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो आइए अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो अगर हम 3 से लेके 5 तक जाएं तो कितना अंतर होता है? +2 का। 5 से लेके अगर 6 तक जाएं तो कितने का अंतर है? +1 का। 6 से लेके अगर 11 तक जाएं तो कितने का अंतर है? +5 का। 11 से अगर 9 तक जाएं तो कितने का अंतर है? -2 का। तो यहाँ पे कोई पैटर्न क्लियर विजिबल नहीं है। +2, +1, +5, -2। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर हम एक एक संख्या छोड़ के आगे बढ़े तो जैसे 3 से अगर हम 6 तक जाते हैं तो कितने का अंतर है? +3 का। फिर 6 से लेके अगर 9 तक जाते हैं तो कितने का अंतर है? यहाँ पे भी +3 का है। 9 से लेके अगर हम 12 तक जाएं तो कितने का अंतर है? यहाँ भी +3 का है। दूसरा सेट देखते हैं, तो दूसरे सेट में है 5 से लेके 11। 5 से लेके 11 तो यहाँ पे कितने का अंतर हो गया? ये 5 से लेके 11 +6 का अंतर हो गया। फिर 11 से आगे है एक संख्या छोड़ के 17, तो ये कितने का अंतर हो गया? यहाँ पे भी +6 का अंतर हो गया। तो इस प्रकार से एक लॉजिक क्या बन रहा है? एक एक अंक छोड़ के जो संख्याएं दी हुई हैं उनमें 3-3 का अंतर है। 3, 6, 9, 12। और जो दूसरा सेट है उसमें संख्याओं एक एक अंक छोड़ के एक एक संख्या छोड़ के उनके बीच का अंतर है +6 का। 5 से लेके 11, 11 से लेके 17। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अब कौन सी संख्या आ जाएगी? 11 के बाद 17 के बाद +6 करने पे। तो 17 के बाद 17 में अगर +6 करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 23। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कुछ लेटर्स का पेयर दिए हुए हैं, कोई युग्म दिए हुए हैं, और इनमें जो आपस में लॉजिक लगा हुआ है उसी लॉजिक के आधार पे हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी इस प्रकार की अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम सबसे पहले क्या अपने ध्यान में रखते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में कुल अक्षर होते हैं 26, जिसकी प्रत्येक की प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ABCD से लेके XYZ, तो A की प्लेस वैल्यू होती है 1, B की 2, C की 3, D की 4, और इसी प्रकार X की 24, Y की 25, Z की 26। तो अब हमें यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स दिए हुए हैं? हमें दिए हुए हैं A, फिर D, उसके बाद दिया हुआ है E, H,
उसके बाद दिया हुआ है I और फिर दिया हुआ है L। तो A की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, I की प्लेस वैल्यू होती है 9, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, L की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब इसी प्रकार अब अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है 1 से लेके हम 5 पे आए, मतलब +4 आगे बढ़े, 4 स्थान आगे बढ़े। इस यहाँ पे 4 से लेके 8 पे आए तो यहाँ पे भी +4 स्थान आगे बढ़े। फिर 5 से लेके 9 पे आए, मतलब यहाँ पे भी +4, यहाँ 8 से लेके 12 पे आए, मतलब यहाँ भी +4। तो अब इसी प्रकार 9 से अगर हम +4 करें तो हमको क्या मिलता है 9 और 12। तो 9 में अगर +4 किया तो हमको मिलता है 13, और 12 में अगर +4 किया तो मिलता है 16। 13 के स्थान पे कौन सा अंक आता है, कौन सा लेटर आता है, M आता है। 13 के स्थान पर M आता है। और 16वें स्थान पे कौन सा आता है, 16वें स्थान पे आता है P। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आ जाएंगे, M और P। अब इससे अगर और आगे बढ़ें तो देखिए Q और T आता है क्या, 13 में अगर 4 जोड़ें तो आता है 17, और 17 के स्थान पे आता है Q, या 17वें स्थान पे आता है Q। और 16 में अगर हम 4 जोड़ें तो आता है 20, और 20 की प्लेस वैल्यू पे आता है T। तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, M और P। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके बीच का संबंध वेन डायग्राम में दर्शाना है। तो अब हमें कौन कौन से वर्ड दिए हुए हैं यहाँ पे, मदर्स, डॉक्टर्स, फीमेल्स। तो और डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, मदर्स और फीमेल्स। तो अगर हम फीमेल्स का एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें सभी फीमेल्स आ जाती हैं, तो कुछ फीमेल्स ऐसी भी होंगी जो इनमें से मदर होंगी, कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो इसमें मदर होंगी, और इसमें डॉक्टर्स भी होंगी, कुछ फीमेल्स डॉक्टर्स भी हो सकती हैं और वो फीमेल्स मदर्स भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार का एक सर्कल डॉक्टर्स के लिए बनेगा, क्योंकि मेल डॉक्टर भी होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो डॉक्टर हैं वो फीमेल भी हो सकते हैं, और वो ही फीमेल डॉक्टर्स मदर्स भी हो सकती हैं। तो ये वाला वेन डायग्राम यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें इस आकृति को ध्यान से देखना है और फाइंड हाउ मेनी यूथ ग्रेजुएट्स आर देयर। हमें यह ज्ञात करना है कि कितने युवा स्नातक यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे 3 सर्कल हमको दिए हुए हैं। एक सर्कल में जो नंबर्स हैं वो यूथ मतलब युवाओं को दर्शाते हैं। उसके बाद दूसरे सर्कल के जो नंबर्स हैं वो ग्रेजुएट्स मतलब स्नातकों को दर्शाते हैं। और तीसरे सर्कल के जो नंबर्स हैं वो एम्प्लॉयड मतलब कार्यरत को दर्शाते हैं। तो अब हमसे क्या पूछा गया है कि यूथ ग्रेजुएट्स मतलब कितने युवा स्नातक हैं, ये हमको ज्ञात करना है। तो यूथ का कौन सा सर्कल है, यूथ का सर्कल ये वाला है। और ग्रेजुएट्स का सर्कल कौन सा है, ये यूथ का सर्कल हो गया। और ग्रेजुएट्स का सर्कल कौन सा है, ग्रेजुएट्स का सर्कल ये वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैपिंग नंबर है इन दोनों सर्कल्स के बीच में, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब 20 और 10। तो 20 और 10 ये ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो यूथ भी हैं और ग्रेजुएट्स भी हैं। इसके बाहर वाले सिर्फ ग्रेजुएट हैं और यूथ नहीं है, इसके बाहर वाले यूथ हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं है। तो 20 धन 10 कितना होता है, 30। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिलेशनशिप से संबंधित ये प्रश्न है, जिसमें हमसे कहा गया है संदीप का एक भाई है जिसका नाम अंकुर है। संदीप किशन का बेटा है, बलराम किशन के पिता है। अंकुर बलराम से किस प्रकार संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। तो ये हमें एक यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं हम। ये हो गया, ये किसका बॉक्स है, संदीप का। संदीप और संदीप का एक भाई, संदीप मेल जेंडर है इसलिए प्लस, और इसका भाई है अंकुर। तो उसके लिए हम एक दूसरा बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया अंकुर, ये भी मेल जेंडर है, ये दोनों भाई हो गए आपस में। अब हमसे क्या कहा गया है, जिसका नाम है अंकुर। संदीप किशन का बेटा है, तो संदीप के पिता कौन हो गए, किशन। किशन भी मेल जेंडर है, तो इसलिए ये
भी प्लस साइन आएगा, किशन प्लस साइन। अब आगे हमसे कहा गया है बलराम किशन के पिता हैं, तो किशन के पिता कौन हो गए? किशन के पिता है बलराम, ये हो गए बलराम जी, और इनका भी प्लस का साइन आएगा। अब हमसे पूछा गया है अंकुर बलराम से किस प्रकार संबंधित है। बलराम और अंकुर का हमको आपस में रिलेशन ज्ञात करना है। तो अंकुर और संदीप दोनों भाई भाई हैं, तो और इनके पिता हैं किशन और किशन के पिता हैं बलराम, मतलब ये बलराम जी इन दोनों के दादा हो गए, ये चूंकि ये दोनों भाई भाई हैं। तो अंकुर बलराम से किस प्रकार संबंधित हो गया? अंकुर बलराम जी का ग्रैंडसन या पोता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें 4 शब्द दिए गए हैं, 4 अंग्रेजी के शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक अलग है। वह अलग शब्द को ही हमें चुनना है जो कि हमारा उत्तर होगा। तो 4 शब्द कौन कौन से दिए हुए हैं? फोटोकॉपियर, माइक्रोवेव, स्कैनर, प्रिंटर। काफ़ी ज़्यादा इजी सवाल है। देखिए, जो फोटोकॉपियर है, स्कैनर है और प्रिंटर है, ये तीनों कंप्यूटर की एसेसरी हैं, कंप्यूटर से संबंधित उपकरण है। फोटोकॉपी भी हो जाती है या प्रिंटिंग भी हो जाती है, स्कैनिंग भी हो जाती है और प्रिंट भी हो जाता है एक प्रिंटर में, जो कि एक कंप्यूटर का उपकरण है। 3-in-1 प्रिंटर आते हैं जिसमें फोटोकॉपी हो जाती है, स्कैनिंग भी हो जाती है, प्रिंटर भी होते हैं। माइक्रोवेव एक अलग चीज़ है। माइक्रोवेव जो हमारे किचन में प्रयुक्त होता है सब्जियों को पकाने के लिए या खाने को पकाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। माइक्रोवेव इस समूह में बाकी की जो 3 लेटर्स हैं उनसे संबंधित नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से एक नंबर सीरीज का सवाल दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को देखते हैं कि संख्याएं कैसे बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे 17, 19, 22, 27, 24, 34, 45, तो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफ़ी बड़े अंतर से बड़ी या छोटी नहीं हो रही है। तो हमें प्लस या माइनस वाली ट्रिक से हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो अब अगर हम देखें, यहाँ पे दिया हुआ है 17 से 19, मतलब कितना हो गया ये +2। 19 से लेके 22 तो ये कितना हो गया +3, 3 का अंतर हुआ। 22 से लेके 27 तो ये कितने का अंतर हुआ, ये +5 का अंतर हुआ। 27 से लेके 34 ये कितने का अंतर हुआ, +7 का अंतर हुआ। 34 से लेके 45 ये कितने का अंतर हुआ, +11 का अंतर हुआ। और 45 से लेके 58 मतलब ये कितने का अंतर हुआ, ये 13 का अंतर हुआ। तो अब इन संख्याओं को ध्यान से देखने पे हम पाते हैं कि ये जो संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर जिसमें या वो संख्या खुद से और 1 से ही विभाजित होती है, उनके और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है? जो एकमात्र इवन पॉजिटिव नंबर है वो है 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17, 17 के बाद इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो 19, 19 के बाद 23 और इसी प्रकार से प्राइम नंबर्स आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सभी संख्याओं में आप देखेंगे कि ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनका कोई गुणनखंड नहीं होता, या तो ये सिर्फ खुद से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। तो यहाँ पे जो सीरीज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 17। तो 58 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो 58 में 17 जोड़ने पे 75 मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 75 आएगा। इस सवाल से हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो सीरीज को सॉल्व करना और प्राइम नंबर्स के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कहा गया है कुल राशि 209 रुपये को 3 मित्रों ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए को बी की तुलना में 6 गुना रुपये मिलते हैं और सी को बी की तुलना में 4 गुना रुपये मिलते हैं। ए को कितने रुपये मिलेंगे हमको बताना है। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं तो हमें वो वाला वाक्य या वो वाले व्यक्ति को से शुरू करना चाहिए जिसके संदर्भ में, जिसके रिलेशन में सबसे ज़्यादा हमें जानकारी दी हुई हो। तो हमें क्या कहा गया है, ए को बी की तुलना में 6 गुना रुपये मिलते हैं और सी को भी बी की तुलना में 6 गुना रुपये मिलते हैं, मतलब बी के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है। तो माना कि बी को x रुपये मिलते हैं, माना बी को x रुपये मिलते हैं, तो ए को कितने मिलते हैं? ए को बी की तुलना में कितने मिल रहे हैं? 6 गुना रुपये मिल रहे हैं।
तो b को अगर x मिल रहे हैं तो a को कितने मिलेंगे 6x, और c को कितने मिल रहे हैं b की तुलना में 3x मिल रहे हैं। तो b को x मिल रहे हैं तो c को कितने मिलेंगे 3x मिलेंगे। तो अब इस प्रश्न को a को b की तुलना में 4x रुपये मिल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा 4 गुना रुपये मिल रहे हैं, तो ये c को कितने मिलेंगे 4x मिलेंगे। अब कुल राशि कितनी थी a b c के बीच में जो वितरित की गई, a b और c के बीच में कितनी राशि वितरित की गई 209 रुपये वितरित किए गए। तो a को मिलते हैं 6x, b को मिलते हैं x और c को मिलते हैं 4x। तो ये टोटल कितना हो जाता है 209। इनको हल किया तो ये कितना हो जाता है 11x बराबर 209। तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 209 बटे 11, और इसको हल करते हैं 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे 9, 19। तो x का मान हो जाता है 19। अब हमसे क्या पूछा गया है, a को कितने रुपए मिले, a को मिले थे 6x, a बराबर 6x था, तो 6 गुणित 19 मतलब कि 114 रुपये। तो a को 114 रुपये मिले। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में हमसे कहा गया है a एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया, और b ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। b अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। a अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है 18 दिनों में कर सकता है। तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य हम मान लेते हैं 18 यूनिट कार्य हुआ। ए ने अकेले ने 18 दिन लगाए, तो ए की वर्क एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की वर्क एफिशिएंसी हो गई, ए की कार्य क्षमता हो गई 18 बटे 18। 18 यूनिट कार्य वो 18 दिनों में कर रहा था, मतलब 1 यूनिट प्रतिदिन वो कर रहा था। ए की कार्य क्षमता हो गई 1 यूनिट पर डे, प्रतिदिन। अब हमसे पूछा गया है कि 12 दिनों तक, उसने हमसे आगे कहा गया है कि इसने इस पर 12 दिनों तक कार्य किया। 18 यूनिट कार्य था, लेकिन ए ने कितने देर कार्य किया, ए ने शुरू के 12 दिन ही कार्य किया। ए वर्क फॉर 12 डेज, 12 डेज का, तो एक दिन में 1 यूनिट करता था, तो उसने कितनी यूनिट कार्य कर दिया 12 यूनिट। अब कार्य बचा कितना, शेष वर्क कितना है, शेष कार्य है 18 माइनस 12, 18 माइनस 12, तो ये कितने दिन हो गए 6 दिन हो गए, 6 यूनिट हो गए, 6 यूनिट कार्य बचा। अब ए जब चले गया तो बी ने वो कार्य करना शुरू किया, और बी ने कितने दिन में कार्य पूरा किया, बी ने 6 यूनिट कार्य, बी के लिए कितना कार्य था 6 यूनिट कार्य था, और उसने कितने दिन का टाइम लिया इसको करने में 8 दिन का टाइम लिया। तो बी की कार्य दक्षता कितनी हो गई, कार्य क्षमता हो गई 6 यूनिट को वो 8 दिन का टाइम ले रहा था, तो 6 बटे 8 हो गई। इतनी यूनिट वो 1 दिन में कर रहा था। इसको और आगे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 बटे 4 यूनिट। बी 1 दिन में 3 बटे 4 यूनिट कार्य करता है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर बी अकेला इस कार्य को करता तो कितने दिन में करता। बी की कार्य क्षमता है 3 बटे 4 यूनिट प्रतिदिन। कुल कार्य था कितना 18 यूनिट का, और 1 दिन में वो 3 बटे 4 यूनिट कार्य करता है बी। तो अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जब भी होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 18 गुणित 4 बटे 3, 3 एकम 3, 3 छंग की 18, 6 गुणित 4, तो बी बराबर 24 दिन, 24 आता है। तो बी अकेला 24 डेज में उस कार्य को कर पाता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।